वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की जो सफर है, जो विजिट है, उसके बारे में चंद जियो पोलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आज थर्सडे है, 22 तारीख, तो ऑलरेडी सुबह हो गई होगी वहाँ पर। तो चंद घंटों में उनका दौरा शुरू होने वाला है कीव में। तो इसके क्या मतलब है? क्या ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक मिसाल है कि इंडिया ने रशिया को भी बैलेंस किया हुआ है और यूक्रेन को भी बैलेंस किया हुआ है? क्या ये यूक्रेन की जीत है, जो पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रही थी कि इंडिया को रशिया से अलग किया जाए और इंडिया को किसी न किसी तरह से एक ऐसी ऐसी पोजीशन में आए कि वो यूक्रेन की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ सहमति बताए और यूक्रेन को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करे? क्योंकि पिछले 2 साल से यूएन में तो कई मुल्कों ने वोट तो दे दिया है, लेकिन इंडिया और चाइना दो वाहिद ऐसे मुल्क थे जो मुसलसिल रशिया को ऑफिशियली फॉर्मली कंडेम करने के से झिझक रहे थे, बैकवर्ड। मोदी ने बातें तो की हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जनरल बातें हैं, और वो भी लोग जानते हैं कि जहां तक कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर दोबारा जब वो मॉस्को गए, कहे बच्चों की मौत से सबको तकलीफ होती है, लेकिन ये बातें वो नेतन्याहू को नहीं कहते कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और बच्चों की मौत से लोगों को तकलीफ होती है। इन्होंने रशिया के लिए लिखा ताकि वेस्ट का जो प्रेशर है उसे कम किया जाए। तो लेकिन अब वो कीव पहुंच रहे हैं, तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गया है जंग शुरू होकर। तो क्या ये यूक्रेन की डिप्लोमेटिक सक्सेस है? ये सवाल पे मैं आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और बाद में इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यूक्रेन की बात करने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया कहते हैं ना इंडिया में, जैसा कि अर्नब गोस्वामी है, जो जिनका सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की तारीफें करना या उनके पॉइंट ऑफ व्यू या रिलीजियस माइनॉरिटीज को नीचा दिखाना, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। मैं आपके लिए इत्तला देना चाह रहा हूँ कि इस मीडिया को दुनिया में और कोई नहीं देखता। यहाँ वॉशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स नहीं देखते गोदी मीडिया को। टोक्यो में बैठकर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, लंदन में वगैरह, दे आर नॉट वाचिंग अर्नब गोस्वामी और उसकी जो बातें हैं, उनके जो सवालात है, द नेशन वांट्स टू नो, इस तरह की बकवास से कोई पॉलिसी नहीं बनती। आप लोग जितना चाहे रिजेक्ट कर दे वेस्टर्न मीडिया को, खासतौर से सीएनएन को, इकोनॉमिस्ट मैगजीन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन को, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को, नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन को, आप जितना भी लड़का, सारी दुनिया नहीं उनको रिजेक्ट करती। मिसाल के तौर पे अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में कल पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए कोई आर्टिकल छप जाता है, तो फिर देखना वही गोदी मीडिया जो कहती है कि ये मीडिया गलत है, वो उस आर्टिकल को लेके भागेंगे। लिटरली दिन भर सुबह से शाम तक वही न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल का डिस्कशन होगा, क्योंकि दैट इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं तो दुनिया की कोई मीडिया इज नॉट फॉलोइंग दैट और नॉट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो मोदी को क्रिटिसाइज कर ले, वो बाइडेन को क्रिटिसाइज कर ले, वो कमला हैरिस को कर ले, नोबडी इज गोइंग क्रेजी सेइंग अरे बाप रे देखिए आप इंडिया की मीडिया। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेस्टर्न मीडिया जो इमेजेस क्रिएट करता है, विच सारी दुनिया में फैल जाती हैं ये चीजें। सो ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स हैं, जब वो भी पॉलिसी डिस्कशंस करते हैं, या G7 के लीडर्स या G20 की, वेस्टर्न मीडिया का उस पर बहुत असर होता है। मोर पीपल वॉच फरीद जकरिया देन एनी अदर कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप जरूर रखिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि जो ग्लोबल मीडिया है वो क्या इमेज बना रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कोशिशें की जेलेंस्की ने कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिया से मिले। आपको याद होगा कि जब G20 की समिट हो रही तो बहुत दबाव पड़ा था इंडिया पर कि जेलेंस्की को भी बुलाए। अगर जेलेंस्की आते इंडिया तो मैंने कई शोज किया, आई वाज आल्सो वेरी मच अगेंस्ट इट, मैंने इंडिया का पूरा पूरा सपोर्ट किया कि उन्होंने उसको नहीं बुलाया। आई वाज थ्रिल्ड। अगर वो आते तो सारा का सारा
इवेंट पूरा का पूरा G20 यूक्रेन का हो जाता और वो हीरो बन जाते। जिस तरह G20 जब इंडोनेशिया में हुई, वहां पे यूक्रेन बस यही चलते रहा। So that is something you have to keep in mind कि Zelensky was trying to get a lot of support from India, वो उसे मिला नहीं। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए और वहां मोदी को गले लगा, वहां पे पुतिन को जब वो गले लगाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट हैज हैपेंड इज काफी क्रिटिसिज्म है जेलेंस्की के। आप ये देखिए बहुत सीरियस उनके कमेंट्स हैं। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही सख्ती से क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए, मोदी इज ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर हगिंग पुतिन। उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेसी के लीडर एक ब्लडी क्रिमिनल को कैसा गले लगा सकते हैं, ये पीस के खिलाफ है। इस तरह के उन्होंने कई बयानात दिए। उसके बाद अमेरिका का काफी क्रिटिसिज्म हुआ। जेक सलीवन ने 3-4 जगह इंडिया का को क्रिटिसाइज किया, सेइंग वी अंडरस्टैंड कि इंडिया की रशिया के साथ दोस्ती है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सो दैट इज द सेकेंड थिंग दैट हैपेंड। तो अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन जाएंगे। लेकिन अब ये जो क्रिटिसिज्म हुआ इनके रशिया मोदी के मॉस्को जाने की वजह से, तो उसके बाद से ये डिसीजन लिया गया इंडिया से जो यूक्रेन जाएंगे टू ट्राई एंड बैलेंस। तो इंडिया बताना चाह रहा है कि नहीं भाई, हम अपने ऑटोनॉमी रख रहे हैं, देखिए हम बैलेंस करने की कोशिश किए। बैलेंस तो इन्होंने नहीं किया, 2 साल से रशिया के साथ थे, उसको कंडेम नहीं किया, उसके साथ ट्रेड करते रहे, और अब 2 साल के बाद वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो भी काफी दबाव के बाद। यूक्रेन के हालात अब थोड़े बदल गए हैं। पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा होगा कि रशिया के ऊपर हमला कर दिया है यूक्रेन ने, एंड हैज ऑक्यूपाइड टेरिटरी इनसाइड रशिया। कुर्स्क नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया। आप ये मैप देख सकते हैं। इट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रशिया, क्योंकि अब रशिया के अंदर आ गया है यूक्रेन। तो जो बेसिकली यूक्रेन ये चाह रहा है कि पीस नेगोशिएशंस और पीस डिस्कशंस होने से पहले यूक्रेन एक अपनी पोजीशन मजबूत कर ले, दोनों डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। तो मिलिटरीली उसने रशिया में घुस के जमीन कब्जा कर ली, रशियन टेरिटरी। ये रशिया के लिए बहुत ही बेइज्जती का आई मीन दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, और उसके अलावा इट इज बिकमिंग स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। तो जब अगर पीस का डिस्कशन होगा तो जमीन एक्सचेंज किया जाएगी, विच मीन्स कि यूक्रेन कहेगा ठीक है, आप हमारी जो कब्जा किए हुए हैं टेरिटरी यूक्रेन में उसको वापस करें, हम आपका जो इलाका हमने रशिया में कब्जा किया हम वो आपको वापस कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी कीव पहुंचने से चंद घंटे पहले मॉस्को पे धुआंधार हमला ड्रोन्स का, इससे बड़ा पहले कभी इतना बड़ा हमला रशिया पे ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने नहीं किया। ये और बात है कि रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी अच्छा है और वो मॉस्को में ज्यादा तबाही होने नहीं देगी। लेकिन द पॉइंट इज कि यूक्रेन अब मॉस्को पे हमला कर रहा है। पहले पिछले 2 साल से वो सिर्फ रशिया की फोर्सेस जो यूक्रेन में थी उस पर हमला कर रहा था। तो मोदी इज गोइंग टू बी इन कीव जब यूक्रेन रशिया पे हमला कर। रशिया रिमेंबर ये हमारा गुड वेदर फ्रेंड है, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस तरह की चीजें इंडिया ने कई बार बयान किया। अब इंडिया के दोस्त पे यूक्रेन हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और नरेंद्र मोदी उस शहर में होंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक सेंटेंस, एक लाइन वो ऐसी बोले जो रशिया को क्रिटिसाइज करे। one of this is not going to be something that will make the West या यूक्रेन हैप्पी। यूक्रेन के लिए एक हद तक नरेंद्र मोदी की वहां होना, उनके फोटोग्राफ्स लेना इज गुड एनफ, क्योंकि उससे 2 चीजें हो जाती है। एक, वो बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का डिप्लोमेटिक मोमेंटम बदल रहा है। अभी तक इंडिया हमको सपोर्ट नहीं करता, देखो अब इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है, मोदी खुद किए आए हैं। सो जस्ट द फोटोग्राफ Zelensky, Modi, Kiev में is a big diplomatic win for Zelensky। और दूसरी चीज, चाइना और इंडिया को अलग कर दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना है जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग ने वहां नहीं कहा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया के लिए। क्या है, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। इसमें साफ है, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि चाइना से जो
जो थ्रेट्स है उसको बैलेंस करने के लिए जो हथियार इंडिया खरीद रहा है वो सारे के सारे वेस्ट के साथ है। खुद राजनाथ सिंह आज वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं, ड्रोन्स खरीद रहे हैं, F414 इंजिन। मैंने पूरा का पूरा शो जो पिछला किया था वॉज अबाउट राजनाथ सिंह की ट्रिप, जो कल से या कल वो लॉयड ऑस्टिन से मिलेंगे 23 तारीख। सो ऑन दैट सेंस इंडिया इंक्रीजिंगली वेस्टर्न हथियारों पे डिपेंडेंट है। फ्रांस से जेट फाइटर्स, फ्रांस एक नेटो मुल्क है, फ्रांस से सबमरीन्स खरीद रही है। दूसरे नेटो मुल्क इटली से सबमरीन्स खरीद रही है। तीसरा नेटो मुल्क जर्मनी से हथियार खरीद रही है। फिर वेस्टर्न एलाई इसराइल से हथियार खरीद रही है। यूजुअली वो हथियार बेसिकली जो अमेरिका के रिसर्च पैसों से रिसर्च पे बने हुए हथियार जो इसराइल से खरीद रहे हैं। सो पूरा का पूरा वेस्टर्न होते जा रहा है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम रशिया से दूर होते जा रहा है। इनफैक्ट कल जब पोलैंड में थी नरेंद्र मोदी को, पोलैंड में भी वो जो बातचीत हुई, पोलैंड कह रहा था कि इंडिया के पास बहुत सारे सोवियत एरा के टैंक्स है, T-72 टैंक्स है, जिसकी वो सर्विस भी कर सकते हैं पोलैंड, और जिसको वो रिपेयर भी कर सकते हैं या रीफिट भी कर सकते हैं। तो वो ट्राई कर रहे हैं डिफेंस। तो वो भी, पोलैंड भी एक नेटो मुल्क है, तो उसके साथ भी अगर डिफेंस ताल्लुकात बढ़ जाते हैं इंडिया, तो पूरी की तरह एक जकड़ा जाएगा इंडिया नेटो। कितना भी कह ले कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अगर आपके हथियार उधर से आ, जिस तरह से इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है हथियारों के लिए, अब वो उस तरह वेस्ट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बायर है। सऊदी अरेबिया, इंडिया 1-2 होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपन्स खरीदने वाले बाहर मुल्कों से। So if you are buying weapons from others, you are dependent on others. So अब ये डिपेंडेंसी इंडिया की रशिया से निकल के वेस्ट की तरफ हो रही है, और ये ट्रिप भी says कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट डिप्लोमेटिकली। इससे ये हो सकता है कि जो अमेरिका में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, खासतौर से 404 इंजिन जो तेजस 1 के लिए बहुत ज़रूरी थे, जो मार्च में दे हैड टू बी डिलीवर्ड, अभी तक नहीं डिलीवर हुए हैं। मेरे ख्याल से उसकी डिलीवरी तेज हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन की विजिट की वजह से। तो आई थिंक इन मेनी वेज 3-4 चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से। एक कि इंडिया में आप लोग कैसा भी देखें, वेस्ट में इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू वेस्टर्न प्रेशर। दूसरा कि वेस्ट की जो पिछले 5-6-7 साल से जो पॉलिसी हो रही थी, खासतौर से क्वाड में, कि इंडिया को रशिया से अलग करके वेस्ट में क्या कहना चाहिए एंटेंगल कर लिया चाहे वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स में, वो भी वेस्ट हैज अचीव्ड ओवर इंडिया, विच रिड्यूसेस इंडियाज ऑटोनॉमी टूवर्ड्स द वेस्ट। और जो तीसरी चीज थी कि जो 2 बड़े मुल्क यूक्रेन के को जरा भी भाव नहीं दे रहे थे, नाउ दैट हैज आल्सो बीन ऑल्टर्ड। अब इंडिया इज इन यूक्रेन। तो दीज आर आई थिंक बिग डेवलपमेंट्स वेस्ट के लिए। और जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया स्टिल नीड्स इंडिया टू सेल ऑयल, और जुलाई के महीने में तो इंडिया रशिया का सबसे बड़ा बायर हो गया तेल। चाइना हैज रिड्यूस्ड इट्स परचेजेस, चाइना थोड़ा कम कर दिया है तेल खरीदना। तो इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट मार्केट रशिया की ऑयल। इंडिया के बगैर रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे जाएंगे, जितना रशिया आइसोलेट होते जाएगा सारी दुनिया से, रशिया उतना ही चाइना के करीब आके जाएगा। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर्स पे चाइना के अब मतलब जो इंडिया का जो सेकेंड लेयर ऑफ रीजन है, एक तो साउथ एशिया है पूरा का पूरा, जिसमें चाइना घुसा हुआ है। अब देखिए बांग्लादेश में देखें कितना इन्फ्लुएंस बढ़ता है चाइना का। पाकिस्तान तो बेसिकली क्लाइंट है चाइना का, अब रशिया भी चाइना का क्लाइंट बन जाएगा। तो दैट इज अ बिग चैलेंज टू इंडिया फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कि एशिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर्स हैं इंडिया के अलावा, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वो सब अब चाइना के क्लाइंट्स बन गए हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेलिकेट लम्हा है जियोपॉलिटिकल,
क्लियरली इंडिया की पॉलिसी बदल रही है। जो इंडिया जो बीच में बैठा हुआ था अब उतना बीच में नहीं है, इट हैज मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो आई होप कि आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया हो। प्लीज सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।